नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख जैद, प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से। क्वार्टर टू रिजल्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम अपनी कंपनी इंडिगो को शुरू करने से पहले पीयूष सर, चिंतन सर और पूरी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को कांग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं कि उन्होंने IFA इंडिया 2021 का बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। एंड थैंक यू सर हमें गाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, मींस इंडिगो। ये जिस सेक्टर को बिलोंग करती है वो है एयरलाइन सेक्टर। इस सेक्टर में तकरीबन 5 लिस्टेड कंपनीज हैं जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का होता है। राइट फ्रेंड्स, ये वो सेक्टर था फ्रेंड्स जिस पे सबसे ज्यादा कोविड की मार पड़ी। अगर हम DGCA का डेटा देखें तो DGCA के अनुसार 2020 में तकरीबन 56% पैसेंजर्स जो एयर ट्रैवल कर रहे थे वो कम हुए। बट फ्रेंड्स, जैसे जैसे कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटती गई वैसे वैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी हमें मिली। और अगर हम सितंबर 2021 का डेटा देखें तो DGCA के अनुसार सितंबर 2021 में लास्ट ईयर सितंबर की तुलना में तकरीबन 80% ज्यादा पैसेंजर्स ने एयर ट्रैवल किया। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्टर था इसमें हम वी शेप रिकवरी देख रहे हैं। तो ऐसा क्या है ग्रोथ ड्राइवर्स जो इस सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे भविष्य में? यदि हम इसके ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात करें तो जो इसका सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर है वो हमारा लार्ज डोमेस्टिक ट्रैवलर बेस है। लार्ज डोमेस्टिक ट्रैवलर बेस मींस हमारे पास डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में एक अच्छा खासा स्कोप है। 2030 आते आते हम अपने पैसेंजर ट्रैफिक में तकरीबन दुगने की बढ़ोतरी देखेंगे, जो कि प्री कोविड लेवल से दुगना होगा। इसी तरह से हमारा दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है बढ़ती हुई इकोनॉमी। 2030 तक तकरीबन 8.4 ट्रिलियन US डॉलर का GDP होने का एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम कोविड के इफेक्ट को भी ध्यान में रखें और थोड़ा सा कम भी आके तब भी हम 6 ट्रिलियन के आसपास तो 2030 तक पहुंचने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रोथ है GDP का, इस ग्रोथ को हम इस सेक्टर में भी पॉजिटिवली देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद में जो अगला ग्रोथ ड्राइवर है वो हमारी मिडिल क्लास का बढ़ना। मींस 2030 तक तकरीबन 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग भारत में मिडिल क्लास के होंगे। जैसे जैसे हम देखेंगे कि हम लोअर क्लास से बढ़ते हुए मिडिल क्लास की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हम एयर ट्रैवल में भी बढ़ोतरी देखेंगे। और यही वो चीजें जो इस सेक्टर को बूस्ट देगा। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा हम अगर देखें कि और ग्रोथ फैक्टर क्या है, अगला ग्रोथ फैक्टर क्या है, अर्बनाइजेशन। 2030 तक तकरीबन 40% पॉपुलेशन इंडिया की शहरों में बसेगी। और जैसे जैसे ये अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एयर ट्रैवल भी बढ़ेगा और हम इस सेक्टर में ग्रोथ देखेंगे। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं अभी भी कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगले 5 सालों में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है। ये जो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट का बढ़ेगा, उसी से हम देखेंगे कि हम ज्यादा आसानी से एयर ट्रैवल कर पाएंगे। इसी तरह से Tier 1 और Tier 2 सिटीज मींस भारत के छोटे शहर, उनको भी हम एयर ट्रैवल की एयरपोर्ट बनने से कनेक्ट होते हुए देखेंगे। जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लान है कि अगले 5 सालों में तकरीबन 100 के आसपास नए एयरपोर्ट डेवलप किए जाएं और 2030 तक तकरीबन 100 के आसपास के नए एयरपोर्ट बन चुके होंगे। तो जैसे जैसे नए एयरपोर्ट्स बनेंगे हम देखेंगे कि हमारे पैसेंजर्स भी वहां पे बढ़ रहे होंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर कौन सा होगा? इसके अलावा जो इसका ग्रोथ ड्राइवर है वो है FDI। सिविल एविएशन में तकरीबन 100% तक की FDI परमिटेड है। तो जैसे जैसे हमारे पास बाहर से पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा तो हम उस इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट इस सेक्टर के ग्रोथ पे भी देखेंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट जो ग्रोथ फैक्टर है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। फ्रेंड्स, जैसे जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ेगा उसका हम इफेक्ट भी देखेंगे कि एयर ट्रैवल भी बढ़ेगा एंड एयरलाइन सेक्टर में भी हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे।
2029 तक, 2020, 2029, 2030 तक हम देखेंगे तकरीबन 512 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा हमारी जीडीपी में। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इस पूरे सेक्टर को एक पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेक्टर का भी कुछ एनालिसिस करते हैं। अगर हम इस सेक्टर के एनालिसिस में देखें कि इस सेक्टर में ऑलमोस्ट पूरी 5 कंपनीज लिस्टेड हैं जिसमें कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन 5 कंपनीज का टोटल मार्केट कैप तकरीबन 90,000 करोड़ का है, और इस 90,000 करोड़ के मार्केट कैप का तकरीबन 93% मार्केट कैप सिर्फ इंडिगो के खाते में जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम सेल्स की बात करें तो लास्ट ईयर, कोविड इफेक्टेड ईयर में, तकरीबन 20,000 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया। इन 5 कंपनीज का टोटल सेल्स ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का था, और उसका तकरीबन 72% सेल्स सिर्फ इंडिगो ने किया। फ्रेंड्स, यहां पे हम देखें कि इस लास्ट ईयर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज थी सबने लॉस किया। तो इसकी वजह से हम आईसीआर वगैरह का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, हम इस सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ को देखते हैं कि मींस कोई भी कंपनी का ग्रोथ कैसा होगा फ्यूचर में, कैसा फ्यूचर एक्सपेक्टेड है, भले ही वो अभी लॉस कर रही हो, क्या फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ उससे एक्सपेक्टेड है। तो उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रेंड्स, कि यहाँ पे हम भविष्य में देखेंगे कि एक अच्छा ग्रोथ जो एयरलाइन सेक्टर कर रहा है, उस ग्रोथ का असर हमें इस सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज पे भी होता हुआ दिखेगा, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए, इस लिस्टेड कंपनीज की सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो के बारे में बात करें। इंडिगो इंडिया की लो कॉस्ट एयरलाइंस है, राइट फ्रेंड्स, जिसको कि 2006 में शुरू किया था मिस्टर राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने। इसका पहला एयरक्राफ्ट मिला था 2006 में, और 2006 से इसका सर्विस स्टार्ट हुआ। अगस्त 2012 आते आते हमने देखा कि इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस बन गई। फ्रेंड्स, अगर हम 2019-20 का भी डेटा देखें, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों कंपनीज को देखते हैं, तो भी इंडिगो का मार्केट शेयर तकरीबन 48% का है। मींस ऑलमोस्ट आधा मार्केट शेयर इंडिगो ले जाती है। उसके बचे हुए मार्केट शेयर में स्पाइसजेट तकरीबन 16% का, एयर इंडिया ऑलमोस्ट 11% का, और गो एयर, फ्रेंड्स, गो एयर भी ऑलमोस्ट 11% का मार्केट शेयर रखती है। और हम निकट भविष्य में देखेंगे कि गो एयर का भी आईपीओ आने वाला है, एंड तब हम देखेंगे क्या हमें गो एयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बट इस मार्केट शेयर से ये चीज साफ आती है कि इंडिगो मार्केट में लीडर है अपने रेवेन्यू में, अपने पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने में, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इंडिगो के एक्सपेंस की बात करें तो इंडिगो का जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंस है वो एयर फ्यूल, रेंट और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज हमको और ध्यान देने की चीज है कि हम किसी भी कंपनी का एक्सपेंस क्यों देखते हैं। कंपनी का एक्सपेंस हम इसलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि हमें ये मालूम पड़े कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका प्राइस बढ़ने पे हमें इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क नजर आएगा। जैसे अभी क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये जो एयरक्राफ्ट फ्यूल का जो मेजर कॉस्ट इसका है, यहाँ पे हम क्रूड के बढ़ते हुए या पेट्रोलियम के फ्यूल के बढ़ते हुए प्राइस का असर देख सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो ये रेंट पे करते हैं, जो फाइनेंस पे करते हैं, ये डॉलर्स में करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि रुपए डॉलर की तुलना में डिप्रिशिएट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट भी हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा, राइट फ्रेंड्स। तो हमें एक्सपेंस पे भी नजर रखनी चाहिए किसी भी कंपनी के को देखते समय। तो फ्रेंड्स, ये अगर इतना अच्छा सेक्टर है और इसमें हमको कंपनी इंडिगो मिली, इस कंपनी में आखिर किस तरह के इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं? तो अगर हम इन्वेस्टर पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के बाद में सबसे बड़ा मार्केट शेयर एफपीआईज के पास में है, तकरीबन 19% का। और अगर हम टोटल मार्केट शेयर भी देखें तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसमें एफपीआईज और म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास बचा हुआ 25% में से 23% का पार्ट सिर्फ इन बड़े इन्वेस्टर्स के पास में है। फ्रेंड्स, अगर हम एफपीआई का इन्वेस्टमेंट भी देखें तो लास्ट के 5 सालों में इन्होंने 5% से बढ़ के तकरीबन 19% का अपना स्टेक बढ़ा लिया,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाता है कि इस सेक्टर का जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो कितनी पॉजिटिव है। तो चलिए इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ को भी देखें कि इंडिगो ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया। तो पास्ट में हमने देखा कि पिछले 10 सालों में इंडिगो तकरीबन 4,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी जो 2011 में, वो आज लास्ट ईयर तकरीबन 14-14,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ये ईयर कोविड इफेक्टेड था, राइट फ्रेंड्स। बट अगर हम प्री कोविड को कंपेयर करें तो तकरीबन 4,000 करोड़ का प्री कोविड 2020 में तकरीबन 35,500 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया। मींस पिछले 9 सालों में तकरीबन 28% के सीएजीआर से इसने ग्रोथ किया फ्रेंड्स। 28% का सीएजीआर एक बहुत अच्छा सीएजीआर है किसी भी इमर्जिंग कंपनी के लिए, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, कोई कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं है। बट फ्रेंड्स ये एक इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी है। जब इंडिगो प्रॉफिट कर रही थी तब इस सेक्टर में बाकी लिस्टेड कंपनीज यहां पे लॉस कर रही थी। फ्रेंड्स जब वो बाकी लिस्टेड कंपनीज प्रॉफिट कर रही होंगी तब इंडिगो का प्रॉफिट उड़ान भर चुका होगा, राइट फ्रेंड्स। तो हमें यहां से एक बहुत अच्छी सीख लेने को मिलती है कि हम जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट करें उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे फंडामेंटली मजबूत कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज उससे होता क्या है कि जब भी वो सेक्टर चलता है तो वो नंबर 1 कंपनी सबसे पहले चलती है, सबसे दूर तक चलती है, और जब भी सेक्टर में खराबी आती है तो उस समय जब टूटती है तो वो टूटती भी कम है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम हिस्टोरिकली इसके रिजर्व के बारे में बात करें तो रिजर्व भी इसने अपना अच्छा खासा बढ़ाया। बट फ्रेंड्स ये जो आप 2015 और 2014 में इतना बड़ा जंप देख रहे हैं ये आखिर क्यों हुआ? ये 2015 और 16 का जंप इसलिए बिकॉज 2016 में इंडिगो का आईपीओ आया था, वहां से इन्होंने अपना रिजर्व बढ़ाया, राइट फ्रेंड्स। और ये जो इसने रिजर्व नेगेटिव में गया है लास्ट ईयर बिकॉज लास्ट ईयर इतना बड़ा लॉस हुआ था। एंड अगर हम H1 में भी देखें तो H1 का भी रिजर्व नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव रिजर्व का क्या इफेक्ट रहेगा ये हम आगे देखते हैं, राइट फ्रेंड्स। अगर हम करंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो करंट ट्रेंड में इस H1 का डेटा अगर हम देखें तो इस H1 को लास्ट ईयर के H1 से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के H1 से इस H1 में तकरीबन 146% का सेल्स में ग्रोथ दिखाया गया। अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर H1 में भी इसने लॉस किया था, इस बार भी लॉस किया है। बट अगर हम मार्जिन देखते हैं तो लास्ट ईयर जहां पे मार्जिन -115% था वो इस साल -54% है। अगर हम इसके क्वार्टरली ट्रेंड के बारे में भी देखें तो क्वार्टरली ट्रेंड में 9 मंथ में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ -69% था और मार्जिन तकरीबन -55%। ईयर एंड आते आते कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो -59% और जो मार्जिन था वो -40% का हो गया। और अगर हम Q1 में देखें तो Q1 का जो ग्रोथ है रेवेन्यू का वो 292%। फ्रेंड्स इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे हुआ? बिकॉज लास्ट ईयर का Q1 जो था वो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड था और उस लो बेस की वजह से अभी हमें इतना बड़ा डेटा देखने को मिला। बट जब हम मार्जिन देखते हैं तो Q1 में मार्जिन -106% था, राइट फ्रेंड्स। H1 का अगर हम डेटा देखें तो H1 में रेवेन्यू ग्रोथ 146% हुआ लास्ट H1 की तुलना में और इसका मार्जिन -54% रहा, राइट फ्रेंड्स। तो इसके बारे में कंपनी ने क्या बोला? कंपनी का काम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इन्होंने 2 पॉजिटिव पॉइंट बताया। सबसे पहला इसका स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन। फ्रेंड्स हमने देखा था कि भले ही इसके रिजर्व नेगेटिव में हो गए थे, देखिए H1 में नेगेटिव रिजर्व था, बट इनका जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है। तकरीबन 16,000 करोड़ का इनके पास टोटल कैश है जिसमें कि फ्री कैश तकरीबन 6,000 करोड़ का है और ये हमें इसके बैलेंस शीट में भी अच्छा देखने को मिलता है, राइट फ्रेंड्स। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया वो ये है कि थर्ड क्वार्टर में इनको ASK में तकरीबन 45% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ASK क्या होता है फ्रेंड्स? अवेलेबल सीट किलोमीटर्स, राइट। तो इसके हिसाब से, इस ट्रेंड के हिसाब से हम क्या फ्यूचर एस्टिमेट कर सकते हैं? तो हम ये फ्यूचर एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस साल ये तकरीबन 70% का अपना रेवेन्यू ग्रोथ करे
और जो उसके मार्जिन हो तकरीबन 20% माइनस के हो, राइट फ्रेंड्स, -20% मार्जिन रहेंगे। अगर हम मिड टर्म के ग्रोथ की बात करें तो मिड टर्म में कंपनी तकरीबन 20% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करे और उसके जो मार्जिन होंगे वो 5% के आसपास रहे, और लॉन्ग टर्म में कंपनी तकरीबन 20% से ही रेवेन्यू ग्रोथ करे और जो उसके मार्जिन रहे वो तकरीबन 10% के रहने की हमें उम्मीद है, राइट फ्रेंड्स। तो इस फ्यूचर एस्टिमेशन का हमें क्या इफेक्ट दिखेगा फ्रेंड्स? 2021 में कंपनी ने जहां पे तकरीबन 14,500 करोड़ का रेवेन्यू किया था, बट हम ये देखेंगे कि इसमें हमें लास्ट Q1 की तुलना में, लास्ट ईयर 2021 की तुलना में 2022 में ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेगी, बट ये प्री कोविड लेवल मींस 35,756 से ऑलमोस्ट 70% ही रिकवर कर पाएगा। मींस हम यहाँ पे लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू नहीं देखने वाले हैं। तो जब हम लाइफ टाइम हाई रेवेन्यू नहीं देखने वाले हैं तो क्या होगा कि हमें प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई नहीं मिलने वाला है। बट इस कंपनी को हम देखेंगे कि 2030 तक आते आते ये कंपनी तकरीबन 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी, राइट फ्रेंड्स। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जहां लास्ट ईयर ये तकरीबन -6,000 करोड़ का लॉस किया था, इस साल भी हमें उम्मीद है कि ये तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास का लॉस करेगी। बट 2030 आते आते ये कंपनी तकरीबन 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही होगी, राइट फ्रेंड्स। तो इसके चार्ट को देखें तो चार्ट में हम ये देखते हैं कि ये कंपनी अपने आईपीओ से ही एक रेंज बाउंड चल रही थी। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट देने का मौका दिया, बट ये ब्रेकआउट फेक निकला और ये वापस से फॉल हुआ कोविड के दौरान, राइट फ्रेंड्स। और अभी इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है फ्रेंड्स। 1900 के आसपास एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, और हम नियर टर्म में देखते हैं कि अगले 3 से 4 साल में ये कंपनी तकरीबन 4200 को हमारा टारगेट देगी, राइट फ्रेंड्स। तो हमारा बाइंग रेंज 1900 के आसपास और टारगेट रहेगा तकरीबन 4200 का, राइट फ्रेंड्स। इस सेक्टर पे, इस सेक्टर को हम देखते हैं कि इस सेक्टर में हमें बहुत हाई क्वालिटी की कंपनी नहीं मिलती है। इसका जो फ्यूल कॉस्ट है, जो इसका कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, बट इस सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ मिलता है। इस सेक्टर की जो अच्छी कंपनी जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंडिगो, और इंडिगो में इन्वेस्ट करना अगर हम चाह रहे हैं तो हमें तकरीबन आधा % से 1% ही अपने पोर्टफोलियो का इस सेक्टर में देना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं कि जो प्रेजेंटेशन था ये एजुकेशनल पर्पस के लिए था। प्लीज अपने बाइंग और सेलिंग के लिए खुद का रिसर्च करें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रॉफिट फैमिली एंड थैंक यू पीयूष सर।